Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is Ilkovic equation, which is taken from Physical Chemistry MSc second semester Chemistry. आज का हमारा लेक्चर है इल्कोविक इक्वेशन, जो कि पोलैरोग्राफी फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन पोलैरोग्राफी का, इल्कोविक इक्वेशन जिसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, कंप्लीट डेरिवेशन ग्राफ के साथ, फैक्टर द इन्फ्लुएंस इल्कोविक इक्वेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन करंट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इल्कोविक इक्वेशन, जो कि एमएससी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये इक्वेशन जो होता है ना, वो एक टॉपिक के अंदर आता है जो कि होता है पोलैरोग्राफी। ठीक है, पोलैरोग्राफी का जो वीडियो लेक्चर है ना, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो देख लेंगे ना तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरे पोलैरोग्राफी के बारे में बताया है। और पोलैरोग्राफी से जो हम एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस के मेजरमेंट के लिए हमको एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वही इक्वेशन होता है इल्कोविक इक्वेशन। तो वहाँ पे पूरा मैंने डिटेल बताया है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो समझ में आएगा तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पोलैरोग्राफी होता है, पोलैरोग्राफी एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक से क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस, उस टेक्निक को यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। तो उस टेक्निक को जब हम यूज़ करते हैं ना, तब वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक करंट टर्म यूज़ करते हैं, एक वोल्टेज टर्म को यूज़ करते हैं। तो इन दोनों से क्या होता है ना, जो रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट में एक ग्राफ जो है वो फॉर्म होता है। उस ग्राफ के जो कैलकुलेशन मेजरमेंट के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं उसको इल्कोविक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही लिखा है, पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट गवर्न बाय इल्कोविक इक्वेशन। इट मीन्स पोलैरोग्राफी टेक्निक से जो मेजरमेंट हमको करनी होती है ना, उसमें इल्कोविक इक्वेशन से हम उसको मेजरमेंट को करते हैं। ठीक है, इल्कोविक इक्वेशन को डिफ्यूजन थ्योरी भी बोलते हैं एंड पोलैरोग्राफिक वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन थ्योरी और पोलैरोग्राफिक वेव इक्वेशन थ्योरी क्या होता है ना, तो पोलैरोग्राफी वेव इक्वेशन थ्योरी जो होता है, इसको वो बोलते हैं, इसको ना हाफ वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जब क्या होता है ना, वही बोल रही हूँ, अगर उसको समझेंगे ना तो अच्छे से ये भी ना आपको कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्या होता है। तो पोलैरोग्राफी एक टेक्निक होती है, इसमें क्या करते हैं, आई करंट जो होता है उसको फ्लो कराते हैं। वोल्टेज को जैसे ही इंक्रीज करते हैं ना, तो यहाँ पे ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, और जैसे ही ग्राफ जो ऑब्टेन्ड होता है उसमें हमको दो चीज़ें मिलती है। पहला होता है एक डिफ्यूजन करंट, जिसको ID से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है हाफ वेव पोटेंशियल, जिसको IL/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमको मिलती है। ठीक है, तो इसके ये जो होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, और इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को निकालने के लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसको यूज़ तो कर रही हूँ, लेकिन इसका भी तो कोई इक्वेशन होगा ना, तो इसके जो इक्वेशन को पढ़ते हैं उसी को ही आइकोविक इक्वेशन बोलते हैं, और इसके लिए जो इक्वेशन को पढ़ते हैं उसको हाफ वेव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं ये हाफ वेव इक्वेशन जो है वो उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो लाइन बाय लाइन जैसे समझेंगे तो समझ में आएगा कि पहले पोलैरोग्राफी समझ लिए, अब उससे दो चीज़ें निकल रही है, एक है डिफ्यूजन करंट और एक होता है आपका हाफ वेव इक्वेशन, हाफ वेव पोटेंशियल बोलते हैं इसको, हाफ वेव पोटेंशियल। तो ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं आइकोविक इक्वेशन में, हाफ वेव पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ते हैं पोलैरोग्राफिक वेव इक्वेशन जो होता है ना उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइकोविक इक्वेशन क्या होता है, तो पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट जो होता है ना वो आइकोविक इक्वेशन से होता है। अब ये होता क्या है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आइकोविक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है, जिसको यूज़ करते हैं पोलैरोग्राफी में डिफ्यूजन करंट के लिए। ठीक है, जो कि रिलेट करता है डिफ्यूजन करंट से, जिससे कि हम क्या करते हैं, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। अगर डिफ्यूजन करंट को हम पता कर लेंगे तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि आइकोविक इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, पोलैरोग्राफी से। पहले पोलैरोग्राफी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पोलैरोग्राफी करने के लिए। जैसे इसे पोलैरोग्राफी करते हैं ना, तो रिजल्ट में एक ग्राफ आता है। अब उस ग्राफ जो होता है ना वो इस तरीके का होता है, जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो होता है इस तरीके का ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, पोलैरोग्राफी में वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, करंट जो होता है वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही करंट अप्लाई करते हैं वोल्टेज इंक्रीज़ करते
करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर और ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं तो करंट जो होता है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है कि और ज़्यादा हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट जो होता है वो कांस्टेंट होने लग जाता है। तो जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो करंट होता है उसको रेसिडुअल करंट बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का करंट होता है उसको लिमिटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तब रेसिडुअल करंट जो होता है और जो लिमिटिंग करंट होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब ये डिफ्यूजन करंट तो हमको पता चल गया ये डिफ्यूजन करंट है, इसी से हमको क्या निकालना है, उसका कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही तो नाम से आई डी लिख दूंगी तो क्या वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना, तो इसके लिए कोई इक्वेशन होना चाहिए। तो वही ये इक्वेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि आई डी की वैल्यू क्या होती है ये। अब यहाँ पे एन क्या होता है, वैलेंसी ऑफ मेटल। वैलेंसी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो कि कांस्टेंट होता है। एम क्या होगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ मर्क्यूरी। तो ये रेट ऑफ फॉल ऑफ मर्क्यूरी अब क्या है, तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है ना वहाँ पर आप देखेंगे ना वीडियो को, तो वहाँ पे जो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है ना, वहाँ से क्या होता है, मर्क्यूरी जो होती है ना वो ड्रॉप वाइज क्या होती है, जो मर्क्यूरी पूल है उसमें वो गिरते जाती है, ठीक है। तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट अगर वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन आप समझ जाएंगे ना तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। सी क्या होता है, तो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। टी जो होता है वो एवरेज टाइम होता है। आई डी क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है जिसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये सारी वैल्यू अगर हमको मिल जाती है, सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हम ईजिली करंट, डिफ्यूजन करंट को हम निकाल सकते हैं। और डिफ्यूजन करंट निकल गया, इट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन के हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। डी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो आई डी जो होता है वो भी क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आई डी मतलब डिफ्यूजन करंट। तो हम अबव इक्वेशन से बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर, मैट्रिक सॉल्यूशन मतलब ये एम की बात हो रही है, कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि यहाँ पे ये कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी बात हो रही है। अगर ये सबको कांस्टेंट रख देते हैं ना तो क्या होता है, आई डी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। ये सबको अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन से, इसीलिए हम इससे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मर्क्यूरी का ये टाइम दिया हुआ है ना, ड्रॉप होने का टाइम वो 2 to 8 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स अगर एक ड्रॉप अगर मर्क्यूरी का ड्रॉप होता है ना तो दूसरा ड्रॉप जब है वो कब होगा, तो वो 2 to 8 सेकेंड्स के बाद ही वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन जो होता है पर्टिकुलरली इसी को बोलते हैं इल्कोविक इक्वेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ना कि इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर लिखना है ना आपको तो पूरा डेरिवेशन के साथ लिखना होगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता है ना खाली डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया रहता है, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखना है, पूरा उसको डिराइव करके लिखना है, जिसको मैं बताऊंगी अभी आपको किस तरीके से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पोलैरोग्राफी, जिसमें पोलैरोग्राफी कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके करते हैं जिसको ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो जो रिजल्ट आता है ना उस रिजल्ट में क्या आता है, डिफ्यूजन करंट आता है। वो डिफ्यूजन करंट से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के एनालिसिस के लिए एक इक्वेशन है, उसी को बोलते हैं आइकोविक इक्वेशन। यहाँ नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे इल्कोविक इक्वेशन को। ये होता है कैसे, इसका डेरिवेशन जो है, जो भैया हमने ये पढ़े ना, ये वाला जो इसका फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जो है वो आया कहाँ से, किस तरीके से आया, उसको हम डिराइव करेंगे। तो ये इक्वेशन जो है वो बेस्ड है क्वाड्रल इक्वेशन में, लेकिन बाद में, पहले तो ये क्वाड्रल इक्वेशन पे बेस्ड होता है, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशंस के कारण फिर ये डिपेंड करता है फिक्स के फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन पे, ठीक है, जो कि क्या होता है, लॉ ऑफ मास ट्रांसपोर्ट। आप ना इसको सीक्वेंस वाइज समझते जाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार ना स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप इसको रोक करके ना पहले एक बार लिख लीजिएगा, लिखने के बाद फिर साथ साथ में समझते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन है, इक्वेशन की वैल्यू को एक से दूसरे में पुट करना है, तो जब तक लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक बार पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रल इक्वेशन क्या बोल रहा है कि ये क्या किया था ना, ये इट इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स के दो इक्वेशन थे ना, उसी का कंसिक्वेंसेस था क्वाड्रल इक्वेशन, और उसी से ही डिराइव हुआ था आइकोविक इक्वेशन, ठीक है। तो फिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो कि डिफ्यूज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। इसको और अच्छे से हम कैसे समझेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो कि डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस अ प्लेन ऑफ एरिया ए पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बोल रहा है जो कि डिफ्यूज होगा कहाँ पे, तो यहाँ पे
एरिया, ये एरिया दिया हुआ है पर यूनिट टाइम में, मतलब dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ जब कंसंट्रेशन चेंज होता है ना, उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं, जो कि डिफ्यूज़ होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, जहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब इस इक्वेशन में जो डी है वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में। डी सी जो होता है यहाँ पे, डी सी, सॉरी ये डी था ना डिफ्यूजन, और फिर उसके बाद यहाँ पे डी जो होता है ना, वो क्या होता है, डी सी जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट का बल्क सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोड सरफेस में। अब ये बल्क सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड सरफेस क्या है, तो यहाँ जैसे ये वाला जो है ना, ये एपरेटस मैंने एक्सप्लेन किया है, यही जो है ना ये ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर पे एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो दो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा ना वो कंसंट्रेशन, ये क्या है यहाँ पे, ये जो है इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, सरफेस है, तो ये सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है, इन्हीं दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, फिर dx क्या होता है, वो थिकनेस होता है डिफ्यूजन लेयर का। इट मीन्स ये जो यहाँ पे ऐसे ड्रॉप होते जा रहा है ना, तो ये डिफ्यूजन की लेयर जो बन रही है, इसका थिकनेस होता है dx होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 1। फिर करंट को फ्लो कराते हैं, जो करंट फ्लो होता है वो I होता है। ठीक है, अक्रॉस अ प्लेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे जब करंट फ्लो होता है ना, उसकी वैल्यू I होती है। तब वहाँ पे इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं I इज इक्वल्स टू dn बाई ADT ANF। इसी को ही मैं अब इस तरीके से लिख सकती हूँ, जो कि क्या हो जाएगा, NFAD DC बाई DX लिखूँगी। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ना, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ये हुआ। अब ये इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है ना, जहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। f जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, a जो होता है वो एरिया ऑफ प्लेन होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ना, इसको लास्ट तक कंसिडर करके चलना है, ये इक्वेशन हुआ। अब उसके बाद ये फिक्स का फर्स्ट लॉ जो था, वो हमको क्या बताया कि ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इसका कुछ लिमिटेशन था। वो क्या था कि जब तक थिक वो ये उन केसेस में लगता है ना जहाँ पे थिकनेस जो होती है डिफ्यूजन लेयर की वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इट मीन्स वहाँ पे कंडीशन जो होगी वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर क्या पता कंडीशन चेंज हो जाए, डिफ्यूजन की लेयर का थिकनेस जो है वो चेंज हो जाए, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में इसने क्या किया था, एक सेकेंड लॉ दिया था। ठीक है, तो याद रखना है कि ये ना उसमें आ सकता है 1-2 मार्क्स में, कि इसका लिमिटेशंस वगैरह कि वो फिक्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन का लिमिटेशन, मतलब वो सेकेंड लॉ को क्यों बनाया, क्योंकि उसका फर्स्ट लॉ जो था ना, वो उसमें उसका लिमिटेशन ये था कि डिफ्यूजन लेयर का थिकनेस जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक ही वो वर्क करता है, उसका फर्स्ट लॉ। लेकिन जैसे ही वो कांस्टेंट से हट, मतलब वो चेंज होने लग जाता है, वेरी करने लग जाता है, मतलब उसमें टाइम और डिस्टेंस जो है वो चेंज होने लगेगा, तब वहाँ पे इसलिए उसने क्या किया था, सेकेंड लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। अब उसका सेकेंड लॉ जो है वो क्या बोलता है, फिक्स का सेकेंड लॉ, तो इसमें बोल रहा है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंशियल ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे वहाँ पे डायरेक्टली दिया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये इक्वेशन बना, डिफरेंशियल बोल रहा है, मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट हटाने के लिए क्या लेते हैं, डी, और ऊपर में ही पढ़ बताई थी मैं, डी क्या होता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है। ठीक, ये इक्वेशन बना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के केस में जो मैंने बताया, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड वो क्या होता है, स्पेरिकल होता है, तो उसका थिकनेस जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे लीनियर डिफ्यूजन को एज्यूम करते हैं। तो जैसे ये है ना, ये स्पेरिकल होता है, तो इसका थिकनेस क्या होता है, बहुत कम होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, लीनियर डिफ्यूजन को एज्यूम करते हैं। तब वहाँ पे लीनियर डिफ्यूजन के लिए क्या करते हैं, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होता है, del C बाई del X इज इक्वल्स टू C बाई डी पाई टी हाफ। ठीक है, C जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, T जो होता है वो ड्रॉप टाइम होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ऐसे लग रहा होगा ना कहाँ से इक्वेशन क्या आ रहा है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि एक बार आप उसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, कि इसके बाद ये इक्वेशन आता है, इसके बाद ये इक्वेशन, जो वैल्यू पुट करना है वो तो आप लोग कर लेंगे कि इसकी वैल्यू मैं बोलूँगी इसमें पुट करने, बाकी अदरवाइज बहुत से इक्वेशन है, जैसे ये आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया, तो एक एक कंडीशन को आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ तक ये वाला इक्वेशन हुआ।
तो यहाँ पे एक इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 तक हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन हम यहाँ पे निकाले थे, इक्वेशन नंबर 2, जो कि क्या था, डी एन बाई ए डी टी, या ये वाला एन एफ ए डी डी सी बाई डी एक्स, ये था। अब यहाँ पे हम क्या निकालें, इसी का ये निकालें, ये क्या बोलते हैं, डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी बाई डी पाई टी। ये वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, अब वही इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस में जो इक्वेशन नंबर 2 था, ये था इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग 4 वाला इक्वेशन निकाले, वहाँ पे इसकी वैल्यू निकाले, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लीनियर उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। स्पेरिकल ना लेकर के उसको लीनियर एज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे ये निकालेंगे, इसको अब यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आती है, एन एफ ए, और ये हो जाएगा डी हाफ सी बाई पाई टी, और ये हाफ हो जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन बन रही है ना, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेल इक्वेशन बोलते हैं। अब यही क्वाड्रेल इक्वेशन से कंटिन्यू करके हम इल्कोविक इक्वेशन को निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि टाइम और डिफ्यूजन करंट आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम जैसे मैं इंक्रीज करूँगी तो क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन करंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, किसके कारण होता है ऐसा, क्योंकि डिफ्यूजन लेयर जो होती है वो ब्रॉड होते जा रही है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लेयर में अगर ऐसा होता है कि डिफ्यूजन लेयर में कोई अगर चेंज आ रहा है तो वहाँ पे वो तो वर्क करना स्टॉप हो जाता, लेकिन ये इक्वेशन ही किसके लिए बना रहे हैं, जहाँ पे चेंज आए डिफ्यूजन लेयर में, ठीक है। तो डिफ्यूजन लेयर ब्रॉड होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर जो टाइम जो है जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही डिफ्यूजन करंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, और डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होगा तो डिफ्यूजन रेट जो होता है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वॉल्यूम लेते हैं मर्क्यूरी ड्रॉप का, जो कि इंक्रीज होता है टाइम के साथ, ठीक है। वॉल्यूम मतलब जो कि मर्क्यूरी की ड्रॉप गिर रही है ना, तो उसका वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम अगर टाइम टी पे लूँगी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में एट ए टाइम टी ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या ले रही हूँ, आर टी ले रही हूँ, ठीक है। तो आर टी क्या होता है, रेडियस होता है, ड्रॉप एट टाइम टी पे। मास इसका लेंगे तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ये हम निकाले, डेंसिटी क्या होता है, रो। तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ फ्लो रेट ऑफ मर्क्यूरी जो होगा वो बराबर होगा वेट ऑफ मर्क्यूरी का, जो कि फ्लो हो रही है कैपिलरी से, तो इसको एम में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मास जो होता है ना ड्रॉप का, वो क्या होता है, टी टाइम पे एम इंटू टी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इक्वेशन से, तो ये दोनों की इक्वेशन जो है ना उसको जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी एक मास का हमारे पास मिल गया और ये भी क्या हो गया, एक जो मास का मिल गया, तो दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल। दोनों इक्वेशन किसका मिला, मास का, बस डिफरेंस क्या है, ये मास जो है वो ड्रॉप का टाइम टी पे है, ये भी मास जो है वो ड्रॉप का टाइम टी पे है, लेकिन हम इसको निकाले हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और हम इसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, रेट ऑफ मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, आर टी की वैल्यू को निकाल लेंगे। आर टी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला क्या आता है, 4πr² आता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आर टी को एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये आर टी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब ये पुट करने के बाद सबकी वैल्यू पुट करना है, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻³ पूरा सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन जो है वो हमको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे m जो होता है वो m मतलब ये हम इसकी बात हो रही है, m जो होता है वो mg सेकेंड इन्वर्स में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, रो जो होता है इसलिए उसको mg सेंटीमीटर इन्वर्स में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रो की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन हमको किस में लिखना है, उसको मिलीग्राम में लिखना है, तो ग्राम से मिलीग्राम के लिए उसको क्या करते हैं, 10⁻³ ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, 80 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और इक्वेशन नंबर ये जो 8 मिला है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो 6 हमको मिला था, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमको 6 मिला था, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ये जो a है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली 80 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये 80 की वैल्यू को मैं पुट करूँगी तब यहाँ पे क्या आता है, आई डी, ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पे a की वैल्यू को पुट करूँगी तो ये पूरा एज इट इज़ होगा, ये पूरा एज इट इज़ होगा, बस लास्ट में क्या होता है, a की वैल्यू को पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि मर्क्यूरी ड्रॉप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो लीनियर डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, इल्कोविक जो होता है ना वो एक करेक्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। इट मीन्स क्या होगा, कंटिन्यूसली जब ड्रॉप वो होगा, मर्क्यूरी का गिरने लगेगा, तब वहाँ पे क्या होता है ना, लीनियर डिफ्यूजन जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इल्कोविक ने एक करेक्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि क्या था, 7/3। तो 7/3 1/2
2, ठीक है। इससे क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो एफ है इसकी वैल्यू को भी पुट कर देते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन आता है, ठीक है। अब ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू जो है वो आती है, ठीक है। आई डी की वैल्यू जो है वो ये आती है। तो आपको ऐसे ना पूरा एकदम इसको वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करते मत बैठिएगा, बस ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकलती है, ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकलती है, ठीक है। ये वाला जैसे यहाँ पे 7/7 वो क्या बोलते हैं करेक्शन फैक्टर 7/3 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एफ़ की वैल्यू पुट करते हैं। एफ़ की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 जो है वो फॉर्म होता है। ये वाला जो इक्वेशन है ये प्रीवियस इक्वेशन है जो फॉर्म हुआ है, जहाँ पे एम जो होता है वो एम मिलीग्राम सेकेंड इनवर्स में होता है, सी जो होता है वो मिली मोल लीटर इनवर्स में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में होता है, और ये आईडी जो होता है वो क्या होता है, म्यू ए में होता है, ठीक है। ए मतलब एरिया बोल रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, फिर ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है करंट का जब मर्क्यूरी जो है वो गिरना स्टार्ट होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो यही सी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो दो यहाँ पे भी ना दो इक्वेशन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक जगह 708 है, एक जगह 607 ना। अगर आपको यहाँ पे डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम पे बोलेगा ना तो ये इक्वेशन को करना है, लेकिन अगर एवरेज पे बोलता है ना तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, 6/7 को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है ना यही एक्चुअल में क्या होती है, इल्कोविक इक्वेशन होती है। लेकिन समटाइम कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है ना, मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम तक आपको प्रूफ करना है तो आप यहीं तक प्रूफ करिएगा, लेकिन जहाँ पे बोल देगा ना एवरेज, तब आपको ये पूरे इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से ये जो इक्वेशन आया और ये सब टर्म को मैं अगर कॉन्स्टेंट रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, आई डी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन के। तो ओवरऑल हम इस इक्वेशन को निकालते ही इसीलिए हैं ताकि हम किसी भी सॉल्यूशन के एनालिसिस को करें तो उसके कंसेंट्रेशन को हम ईजिली पता कर सकें, ठीक है। तो ये पूरा जो था ये डेरिवेशन था इल्कोविक इक्वेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको क्या है ना, आप सीक्वेंस वाइज अगर लिखेंगे ना, पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है ये इल्कोविक इक्वेशन तो हम पढ़ लिए, उसका डेरिवेशन भी पढ़ लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि 4 मेजर गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इल्कोविक इक्वेशन के लिए। इट मीन्स कौन कौन सी कंडीशन जो होती है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। तो हम इक्वेशन में पढ़े थे एम भी होता है, टी भी होता है, ठीक है। ये जो होता है वो चेंज होता है जब हम कैपिलरी के डायमेंशन को चेंज करते हैं, ठीक है। और अप्लाइड प्रेशर जो होता है मर्क्यूरी रिजर्वियर में वो भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि एम और टी जो होता है वो चेंज होता है कैपिलरी के डायमेंशन के साथ, और जब ड्रॉप गिरता है ना उसके साथ क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर के साथ मर्क्यूरी से जो ड्रॉप गिर रहा है ना वो भी क्या होता है, चेंज होता है। हाइट जो होता है मर्क्यूरी को कॉलम का उसको मेंटेन करते हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हमको क्या करना होता है, ड्रॉप टाइम को मेंटेन करना होता है कि इतने से, जैसे वहाँ पे लिखा था 2 से 8 सेकेंड का गैप होना चाहिए ड्रॉप के बीच में। तो ड्रॉप टाइम को मेंटेन करने के लिए हमको मर्क्यूरी की हाइट को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। फिर दिया अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का पूरा उसमें क्या बोलते हैं, असेंबली बोल रहा है, इट मीन्स पूरे उसमें कंप्लीट उसका जो वो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है ना, अगर अप्लाइड वोल्टेज को अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं। किस में होंगे, तो जो एग्जिस्टिंग सरफेस होता है, प्रिवेलिंग सरफेस बोल रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग सरफेस टेंशन होता है ना उसके कारण क्या, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करते हैं ना उसके कारण जो सरफेस टेंशन है वहाँ पर भी चेंज आता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर में वेरिएशन या फिर विस्कोसिटी में अगर वेरिएशन करते हैं, ठीक, टेम्परेचर और विस्कोसिटी में वेरिएशन आता है बेयर मिनिमम लेवल में। बेयर मिनिमम लेवल मतलब क्या हो रहा है, तो जैसे अगर मैं मर्क्यूरी में इसमें फिल कर दी, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज वो गिर रही है लेकिन एकदम कम लेवल में आ जाएगी ना तो उसके टेम्परेचर और विस्कोसिटी में क्या आता है, वेरिएशन आता है, जिसके कारण डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये चार जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो कि वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं इल्कोविक इक्वेशन को। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमको ये जो वो है क्या बोलते हैं एपरेटस जो है ना उसको अगर हमको वेल मेंटेन करके अच्छे से केयरफुली हमको रिजल्ट लेके आना है तो हमको दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। पहला है कि कैपिलरी का लेंथ, क्योंकि जो ड्रॉप वाइज वो गिर रहा है ना उसका जो टाइम है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला लेंथ ऑफ कैपिलरी, एंड सेकेंड यहाँ पर देता है कि जो मर्क्यूरी का जो प्रेशर होता है ना ड्रॉप टाइम का, वो प्रेशर को हमको बैलेंस करना है जो कि 2 to 8 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अच्छा रिजल्ट लेके आना, इट मीन्स
मीन्स कंसंट्रेशन का हमको प्रॉपर पता चले, तो हमको उस इंस्ट्रूमेंट में क्या करना होता है, 2 चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब डिफ्यूजन करंट, अब जो डिफ्यूजन करंट आ रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इट मीन्स अगर डिफ्यूजन करंट निकल गया तो हमको कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। तो ओवरऑल इसको बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन जो है वो पता चल जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब तो रिजल्ट ही हो रहा है, तो अगर वहाँ पे डिफ्यूजन करंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है मतलब हमारा रिजल्ट भी ख़राब आएगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हमको केयरफुली देखना होता है। तो पहला होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज़ करते हैं डिफ्यूजन करंट उतना ही इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मैंने इक्वेशन में ही बताया था। तो टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज़ होता है। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, तो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये 2 तरीके से डिपेंड करता है। अगर मीडियम दैट अ गिवन पार्टिकल हैज़ टू डिफ्यूज़ वेरी डेंस, अगर कोई भी मीडियम है, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल को डिफ्यूज़ होना है वो बहुत डेंस और विस्कस होता है, तो पार्टिकल को ज़्यादा टाइम लगता है डिफ्यूज़ होने में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम जो होता है वो लेस डेंस और लेस विस्कस होता है, तो वो पार्टिकल जो होता है वो ईजिली क्या होता है उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है और डिफ्यूजन रेट क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। इसलिए विस्कोसिटी जो है वो भी डिफ्यूजन करंट में इफेक्ट करती है। और फिर उसके बाद आता है कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक। दी बोर साइज ऑफ कैपिलरी ड्रॉप टाइम इन सेकेंड्स एंड दी प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी विल अफेक्ट। यहाँ पे वही बोल रहा है कि कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक में जो कैपिलरी का ड्रॉप टाइम होगा और जो मर्क्यूरी का प्रेशर होता है वो भी क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए हमको थोड़े थोड़े टाइम पे उसको चेक करना होता है, बैलेंस करना होता है। और मैक्सिमम सप्रेसर के प्रेजेंस से भी क्या होता है, डिफ्यूजन करंट इफेक्ट होता है। अब ये मैक्सिमम सप्रेशर क्या होता है, तो जो प्रीवियस वीडियो था ना उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये कंप्लीट वीडियो था इल्कोविक इक्वेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें मैंने सबसे पहले इल्कोविक इक्वेशन बताया है। इल्कोविक इक्वेशन का जो था ग्राफ बताया था, वो जो ग्राफ मैंने दिखाया था ना वो भी आप बना लीजिएगा। ग्राफ बताया था, फिर उसके बाद उसका पूरा डेरिवेशन जो कि थोड़ा सा लेंदी था, उसके बाद उसके फैक्टर जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर फैक्टर जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है तो इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट होगा। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ 6 मार्क्स में आता है ना तो आप उसके इक्वेशन और डेरिवेशन को बता देंगे ना तो उतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप ये सब फैक्टर्स वगैरह को बता देंगे तो ठीक रहेगा। और उसमें भी फैक्टर्स में अगर 6 मार्क्स में भी है तो फैक्टर्स में आप खाली ऐसे जो रेड से मैंने लिखा है ना उसको भी बता देंगे तो उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए मैं यही बोलूँगी, आप पहले पोलैरोग्राफी को अच्छे से पढ़ लीजिए, वो समझ में आएगा तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और इसी से ही मिलता हुआ एक और लेक्चर होता है जो कि क्या होता है, हाफ वेव इक्वेशन। हाफ वेव इक्वेशन जो होता है उसमें भी हमको यही पढ़ना है कि हाफ वेव इक्वेशन होता क्या है, फिर उसके बाद वहाँ पे उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और उसके भी कुछ फैक्टर्स जो है वो पढ़ेंगे, जो कि आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो अगर आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी मास्टर्स की जो भी वीडियोज़ है ना वो मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के ईजिली देख सकते हैं। और ये वाला जो है ना उसको मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप उसको लिख करके समझेंगे ना, क्योंकि डेरिवेशन है। थ्योरी क्या होता है ना, हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाता है, लेकिन डेरिवेशन जब तक सामने लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। और मेन क्या होता है, डेरिवेशन में ना वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है। तो वैल्यू अगर मैं एक पेज बता रही हूँ, नेक्स्ट पेज में जाऊँगी तो कहाँ से देख पाओगे इसको, इसीलिए आप पहले उसमें लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कब कौन सी वैल्यू को कौन से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।